ओके हेलो, गुड इवनिंग सभी को जय श्री श्याम। आप सभी का आप किसी और सक्सेस में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर होगा। तो आज हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है जो कि आपके प्री बीएड प्री डीएलएड शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 1 सीजीटी पेपर 1 पेपर 2 टेट एग्जाम के लिए सीटेट एग्जाम के लिए अन्य राज्य स्तर पर शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा अलग लिया गया है। अब ये ऐसे क्वेश्चन है, देखिए आपको एक बात बताएं, सपोज आप जैसे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब शिक्षक भर्ती जब आप तैयारी करते हैं तो आपने बीएड किया होगा, ठीक है। बीएड के साथ साथ संस्कृति जी आपने बहुत सारे लोगों ने डीएलएड किया होगा। तो बीएड और डीएलएड में जो आप लोग पढ़ते हैं ना, बीएड और डीएलएड में जो सारी चीजें आप लोग पढ़ते हैं, जैसे बाल विकास शिक्षा 7 के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसके अंदर आपका प्रबंधन से रिलेटेड, तो वही सारी चीजें तो शिक्षक भर्ती में पूछी जाती है। अगर हम प्री बीएड या हम जो डीएलएड करते हैं, जो हम बीएड करते हैं, उसमें अगर हम सारे टॉपिक अच्छे से तैयारी कर लें तो अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता ही ना हो। तो आज के क्वेश्चन बहुत अलग लिए गए हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी जगह, ताकि ये जो क्वेश्चन अलग टाइप के लिए ये आप तक पहुंच सके। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा और जो इंपॉर्टेंट लगेगा आपकी जो सीडीपी की कॉपी होगी वहां पे उस क्वेश्चन या वो बहुत सारे फुल फॉर्म आज लिए गए हैं, वो सारे फुल फॉर्म आप वहां नोट कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। तो चलिए सभी का स्वागत है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब आप आपने बीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा, या जो प्री बीएड प्री डीएलएड का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे, किस आयोग ने, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधा कृष्ण आयोग, यशपाल समिति आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार द्वारा शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। किस आयोग की सिफारिश पर? कोठारी। देखिए शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति, सबसे पहली बात करते हैं, कह रहे ना कि शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति यानी एनपीई, इसको बोलते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नोट करते चलिएगा कॉपी में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है। सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। फिर जो दूसरी वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में आई थी। फिर इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, वो 1992 में था, ठीक है। और इसके 34 साल बाद हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, वो भी कब? 2020 में। तो अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, कोठारी आयोग की बात करते हैं। दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष थे, 1964 से 66 माना जाता है। मुदालियर आयोग की बात करते हैं, यहाँ पे राधा कृष्ण आयोग की बात करते हैं, या यशपाल समिति। अब मुदालियर आयोग की बात करते हैं तो 1952 डेट याद रखिएगा। राधा कृष्ण आयोग की बात करें तो 1949 डेट याद रखिएगा। यशपाल समिति की बात करें तो 1993 याद रखिएगा। यशपाल जी के द्वारा यशपाल समिति आई थी, जो कि मुख्य सूत्र था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के, यानी बस्ते के बोझ को कम करना, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। ये यशपाल समिति के अंतर्गत आएगा, ओके। बाकी राधा कृष्णन आयोग की बात करें 1949-50 में लिया था। मुदालियर आयोग की बात करें 52 से 54 लिया जाता है। अब कोठारी आयोग 1964 से 66। तो पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी वो कब बनी थी? 1968 में। अब 1968 के पास क्या है आपका? कोठारी आयोग, दौलत सिंह कोठारी हो गया, ठीक है। मुदालियर की बात करें यहाँ पे राधा कृष्ण आयोग के क्या थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यशपाल समिति के प्रोफेसर यशपाल थे। मुदालियर आयोग की बात करें लक्ष्मण सिंह मुदालियर, ठीक है, सॉरी लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थी। सबको क्लियर हो गया? ये सब डेट आप लोग देखिए, जब हम बोलते हैं ना कि आप पढ़ते हो तो कमेंट में लिखते हुए चला करिए। इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है कि अगर आप लिख रहे हो, एक तो हम बोल रहे सुन रहे हैं, आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आप लिख रहे हैं। हमने बोला ना कि आपकी जो सीडीपी की कॉपी होगी, जो टीचिंग एप्टीट्यूड की कॉपी होगी, अगर आप वर्ग एक लेक्चर की भी तैयारी करते हैं तो उस कॉपी पे नोट करते चलेंगे वन लाइनर। सब कुछ क्लियर है? चले आगे बढ़े, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ओके, फिर भी डेट याद रखना, 29 जून 1966 में रिपोर्ट आई थी, ठीक है। ये जो रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया था, रिपोर्ट 29 जून 1966, ये जानते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। और यशपाल समिति में बस्ते के बोझ को कम करना, ये जानते रहिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार कक्षा 1 से 10 तक गणित को अनिवार्य किया जाएगा? देखिए आपको बता दें,
गणित के बारे में यहाँ पे बोला गया कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक गणित को अनिवार्य विषय की बात करें। आपको पता है गणित क्या है? सभी विषयों की रानी है। ठीक, गणित को क्या कहा जाता है? सभी विषयों की रानी या सभी विज्ञानों की जननी भी कहा जाता है। तो ये किसने कहा था? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, ये पाठचर्या की रूपरेखा है जो, और यशपाल समिति है, मुदालियर आयोग है या कोठारी आयोग? किसने बोला, क्या लगता है? दूसरे का बी। ओके, यशपाल समिति गणित को लेकर। ठीक है, जी देखिए आपको बता दें इसमें से जो है कोठारी आयोग आपका सही उत्तर होगा। कोठारी आयोग ने कहा था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसमें योगदान देने के लिए अंत तक आपका गणित और विज्ञान आपके पाठ्यक्रम का या पाठचर्या का अभिन्न अंग होना चाहिए। तो ये कोठारी आयोग है, जानते रहेगा, ये कोठारी आयोग का है, सब लोग नोट कर लीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग 1964 से 66 या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा के एक सामान्य संरचना के रूप में 10+2+3 यानी 10+2 इंटर और 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखिए ये सब आप लोगों ने बीएड और डीएलएड में पढ़ा होगा, सारी यादें आपकी ताजा हो रही होगी। ठीक है, बताइएगा किसने बोला था यहाँ पे कि आपका जो सामान्य संरचना होगी 10+2+3? चलिए कोठारी है, लग रहा है सबको कोठारी, बिल्कुल सही है। आज ही हमने वैसे प्री बीएड प्री डीएलएड में हमने आज पढ़ाया है और यहाँ से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ये है क्या? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने 10+2+3 की शिक्षा की सिफारिश की। लगे हाथ आप मुझे एनईपी 2020 का बता दीजिएगा, एनईपी 2020 में पाठ्यक्रम को कैसे डिवाइड किया गया? एनईपी 2020 ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं। इसमें पाठ्यक्रम को कितने से कितना सिफारिश किया गया, पाठ्यक्रम को कर दिया गया? बहुत बढ़िया, 5+3+3। चलिए आप लोग का थोड़ा सा यहाँ पे ओरली आप लोगों से पूछ लिया जाता है। आप लोग ये समझिए आप लोग हमारे सामने बैठे, हम आपसे एक एक लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 5+3+3+ जो 4 का पाठ्यक्रम है, इसमें 5 साल की जो शिक्षा है शुरुआती, इसको क्या बोलते हैं? ये दूसरी 3 साल की शिक्षा को क्या बोलते हैं? ये तीसरी 3 साल की शिक्षा को क्या बोलते हैं? ये चौथी 4 साल की शिक्षा को क्या बोलते हैं? बताइएगा। और एनईपी 2020 की बात करें, यहाँ पे 3 से 18 वर्ष की शिक्षा की बात की गई है, ध्यान रखिएगा, 3 से 18 वर्ष की। तो क्या लगता है? बहुत बढ़िया, फाउंडेशनल स्टेज, प्रीपरेटरी और सेकेंडरी। अरे एक छूट गया बीच में, सभी जी बताते चलिए, सब लोग आंसर, आप सभी लोग आंसर करते चलिए जी। फाउंडेशनल, प्रीपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी, बहुत बढ़िया सीमा जी, बेहतर। एलिमेंट्री, प्रीपरेटरी। देखिए ये 5 साल की जो शिक्षा है ये क्या फाउंडेशनल स्टेज था, जिसमें 3 साल क्या है आपका प्री स्कूल है। प्री स्कूल समझते हैं ना, आंगनबाड़ी, और प्लस कक्षा 1 और 2। फिर दूसरा क्या है आपका प्रीपरेटरी है, जिसमें आप कह सकते हैं कक्षा 3, 4, 5 लिया गया है। फिर अगला है मिडिल स्टेज, मिडिल यानी 6, 7, 8 हो जाएगा। और अंतिम जो है वो सेकेंडरी स्टेज हो जाएगा, जो कि 9, 10, 11, 12। ये इतना आना चाहिए आपको। अब देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, ये जो 3 साल का है दूसरा वाला ना, इसको लोग प्री स्कूल कह लेते हैं, या जो 5 साल इसको प्री स्कूल बोल देते हैं। नहीं, 5 साल में 3 साल आपकी प्री स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका है, बाकी 2 साल कक्षा 1 और 2 इसमें ले लिया गया। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि जो 5 साल की शिक्षा है इसमें 3 साल आपका आंगनबाड़ी है और आपका प्री स्कूल भी समझ सकते हैं ना, प्री स्कूल नाम करके कक्षा 1 और 2 ये भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपको बता दें आगामी, जैसे अगर आप एडीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, आबकारी का एग्जाम देने जा रहे हैं और शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं,
तो जहां पे हमारे छत्तीसगढ़ विशेष से जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 से 9 एमसीक्यूज होते हैं, एकदम निःशुल्क होता है, एक्सप्लेन के साथ होता है। आप लोग जरूर जुड़िए। और भारत से रिलेटेड अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी टॉपिक अगर क्लियर करना चाहते हैं तो शाम को 7 से 8 जरूर जुड़िए। अगर अपने जो कह सकते हैं सामान्य अध्ययन, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो चाहे भारत का हो, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सुबह 8 से 9 और शाम को 7 से 8 जुड़ना ना भूलें। अगला है NIEP, NIEPA, ठीक है, यहां समझिएगा क्या है NIEPA। चलिए यहां से थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट स्टार्ट होगा और गलतियां होगी, तो आप इसीलिए तो आपको अलग अलग क्वेश्चन लेकर आए, सेम जो आप पढ़ रहे हो वही क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन जो नए क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो भी तो समझना जरूरी है। तो देखिए NIEPA से संबंधित है विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षा की योजना एवं प्रशासन या विकलांगता के क्षेत्र में। देखिए विकलांग की बात करें तो इसके लिए हमारा PWD एक्ट है या RPWD एक्ट है। अगर जो लोग यहाँ पे डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो विकलांग के लिए मैं आपको बता दें वो हमारे कह सकते हैं उसके लिए जैसे पहला और ये लास्ट ये हमारा PWD या RPWD एक्ट से रिलेटेड है। अब शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात करें या शिक्षा की योजना एवं प्रशासन, बताइएगा। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर करेक्ट है, बेहतर। जी सी कुसुम जी, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय, लिख लीजिएगा कॉपी में। देखिए जितना आज हम आपको बोला ना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो फुल फॉर्म होंगे, तो सभी जी, संतोष जी, युवराज जी, साफिरा जी, कुसुम जी, इसको लिखते चलिएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, योजना एवं प्रशासन संस्थान, ठीक है। दीपक संस्थान नोट कर लिया आप लोगों ने? जी देखिए इसका हम फुल फॉर्म भी बता दे रहे हैं। अच्छा बिल्कुल DRS जी आप कह रहे हैं तो इसका इंग्लिश में भी लिख देते हैं। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, O आपका एजुकेशनल हो जाएगा, और साथ ही साथ P फॉर प्लानिंग, ठीक है, P फॉर प्लानिंग और A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। सब लोग एक बार बता दीजिए फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे होगा, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? नोट कर लिया कॉपी में, आइए आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिसेफ के बारे में सही है, बताइएगा। 4 ऑप्शन में पढ़िएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिसेफ के बारे में, ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, यूनिसेफ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष,
चलिए इस नाम से तो आप समझ गए। यूनिसेफ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, पांचवे का ऑल नहीं, यही तो दिक्कत है। देखिए क्या है, यह सभी की शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। यूनिसेफ फुल फॉर्म से लगाइए। यह बीमारियों की रोकथाम और शिक्षा सहायता के क्षेत्र में काम करता है। यह विकलांगों के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों को मान्यता प्रदान करता है, मान्यता प्रदान करता है। या उपरोक्त सभी संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, आपातकालीन कोष सी ऑप्शन। ये विकलांगों के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों को मान्यता प्रदान करता है, ये मान्यता नहीं देता भाई वीरेंद्र जी। देखिए यह बीमारियों के रोकथाम और शिक्षा सहायता के क्षेत्र में काम करता है यूनिसेफ। ठीक है, ऑप्शन भी याद रखिएगा। यूनिसेफ के बारे में बीमारियों की रोकथाम, जो भी बीमारी होते हैं जैसे कोविड वगैरह भी आया था, आप ध्यान से समझ सकते हैं, और शिक्षा संबंधी जो भी सहायता उस क्षेत्र में काम करता, ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल कमिटी फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल कमिटी फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कल शाम 8 बजे इसी टाइम जो आपको एक हम कह सकते हैं एमसीक्यू सेशन लेने वाले थे, जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे मैम वो सरप्राइज क्या था, सरप्राइज क्या था। तो संभवतः कल की डेट में आपको रात 8 बजे इसी टाइम में आपको वो क्लास मिलने वाली है, ठीक है, जो कि आपके शिक्षक भर्ती वर्ग 2-3 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीजी टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो वर्ग 3 और सीजी टेट पेपर 1 वाले के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी जरूर जुड़िएगा जी, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड भी रहेगा, ठीक है। चलिए टिकेश्वरी जी, जब आप कहिए तब आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सभी लोगों का आंसर हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जो लोग वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं सीजी टेट के लिए, आप लोग उत्साहित है ना कल की क्लास के लिए? क्वेश्चन 4 का आंसर नहीं लिखा गया था क्या? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा की योजना और प्रशासन है ना यहाँ पे, योजना और प्रशासन, ठीक है। चलिए अगला है CIET का अर्थ क्या है? केंद्रीय शैक्षिक टोली संस्थान। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, केंद्र सी फॉर सेंट्रल हो ही जाएगा, या आप देखिएगा केंद्रीय प्राथमिक प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्रीय निगमन। होगा ज्योति मैम, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। चलिए, और अगर मान लीजिए पूछा जाए ये है क्या, तो ये याद रखिएगा NCERT का ये घटक है, NCERT का घटक है CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देखिएगा। वर्ष 2021 में, देखिए ये एक अलग क्वेश्चन आया हमारा, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ हमारा राज्य है। वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने MMVY योजना शुरू की। MMVY का पूर्ण रूप क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, यहाँ फॉर मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अब कहाँ पे E फॉर एजुकेशन होगा, कहाँ पे P फॉर प्लान होगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। बहुत बढ़िया जानवी जी, बताइए क्या है? मुख्यमंत्री महान विद्यार्थी योजना, नाम से समझिएगा ना। कभी कभी जो इतना तो आप लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, सेंटेंस समझ में आता है कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव है। मुख्यमंत्री महान विद्याश्री योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा विद्यार्थी योजना, या मुख्यमंत्री मेधावी
विद्यार्थी योजना। देखिए बिल्कुल हमने कहा ना, क्या बात है नैना जी, बहुत बढ़िया, जनक जी सुपर, संभानु जी, पूजा जी, हितेश जी, अयांश जी, भूमिका जी, यही चाहिए ही भाई, यही चाहिए आप लोगों से। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सुंदर। अच्छा रिंकू जी एमपी से, तब तो पता ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर आपको। आइए अगला प्रश्न है, क्या है, कह रहा है, हाँ, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या है, कौन सा यूएनसीआरपीडी का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब इंग्लिश में ही पूरा लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आया था। ठीक है, विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बताइएगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विथ डिसऑर्डर, या यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विथ डिफेक्ट, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विथ डिफॉर्मिटीज, बताइएगा। 9 का डिसऑर्डर, ओके, राधा जी बी बता रही हैं और अमिता जी ने, देखते किसका आंसर सही जाता है। देखिए विथ, ये विथ डिफेक्ट विथ डिफॉर्मिटीज तो नहीं होगा, अब डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, C फॉर कन्वेंशन, R फॉर राइट, P फॉर पर्सन और D फॉर डिसेबिलिटी, ऑप्शन ए बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ यहां से देखिए ये डिसेबिलिटी होगा, ध्यान रखिए क्या होगा, डिसेबिलिटी, नॉट ए डिसऑर्डर। अगला प्रश्न है, ये तो सबको पता होगा, पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या है, और ये पीडब्ल्यूडी कब आया ये भी मुझे बताइएगा, और कितनी प्रकार की विकलांगता थी, कितनी प्रकार की विकलांगता, ये भी एक क्वेश्चन मेरा, बताइए 10 का ए। बहुत बढ़िया, सबका सही है, बिल्कुल अयांशी, रमेश्वर जी। आज के सारे क्वेश्चन नए हैं और सब आपके टीचिंग से रिलेटेड है, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, प्री बीएड प्री डीएलएड से, यानी डीएलएड किया बीएड किया सबसे रिलेटेड है। 2016 नहीं, वो तो आरपीडब्ल्यूडी था ना। क्लास स्टार्ट प्रतिदिन 8 बजे होता है, नहीं हम ये पीडब्ल्यूडी है, आरपीडब्ल्यूडी जो था वो 2016 में था, 2016 में, जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता थी। ये पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में आया था, यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी आया था ऑप्शन ए, और उस टाइम आपकी 7 प्रकार की विकलांगता बताई गई थी। ठीक है जी, 1995 में 7 प्रकार की विकलांगता, बहुत बढ़िया। समान अधिकार, अधिकारों का संरक्षण, पूर्ण भागीदारी, ये इसका मेन की पॉइंट था। समान अधिकार, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, ये नोट करे रहिएगा लाइन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। अब कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए, फिर इसका उत्तर दीजिएगा। देखिए सीबीसीएस का फुल फॉर्म क्या है, सीबीसीएस, सीबीसीएस ये ना, सीबीसीएस पसंद आधारित पाठचर्या प्रणाली ऐसा बोल रहा है वहां पे, ध्यान देखिएगा। ठीक है, पसंद आधारित पाठचर्या प्रणाली होगा, या चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, या पाठचर्या आधारित क्रेडिट प्रणाली, या क्षमता आधारित ऋण। क्या बात है, बी ऑप्शन। चलिए बता दें आपको, ये जो सीबीसीएस है, ये जो यूजीसी है ना, इसके द्वारा प्रस्तावित एक अवधारणा है। ठीक है, प्रस्तावित अवधारणा क्या होगा, ये सी फॉर चॉइस, बी फॉर बेस्ट, सी फॉर क्रेडिट और सिस्टम।
चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आइए अगला क्वेश्चन है, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, शिक्षक शिक्षा के राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय प्रशिक्षण और शिक्षा परिषद, या अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद? बताइएगा। अगर इसको फुल फॉर्म निकालिए यहाँ पे, एनसीटीई, ठीक है, एन फॉर राष्ट्रीय हो जाएगा, नेशनल, ठीक है, और सी से काउंसिल मतलब परिषद होता है, राष्ट्रीय परिषद, टी फॉर टीचर और ई फॉर एजुकेशन। क्या लगता है? सी, एक बार तो फिर देख लीजिए, एन फॉर नेशनल, सी फॉर काउंसिल, टी फॉर टीचर, ई फॉर एजुकेशन, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। अध्यापक शिक्षा के लिए, फॉर के लिए राष्ट्रीय परिषद, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिक्षा परिषद प्रशिक्षण थोड़ी होगा, अरे हमने बोला नेशनल काउंसिल यानी राष्ट्रीय परिषद फॉर टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा के लिए, अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद, दैट इज एनसीटीई। सबको क्लियर हो गया? इसको अपनी कॉपी में नोट कर दे। चलिए अगला है हमारा यहाँ पे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कोठारी आयोग, एनपीई 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या एनईपी 2020 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000? बताइएगा। आपको बता दें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था 1987, ठीक है, इसका डेट आता है ऐसे लिख के 1987-88, तो अब तो आप मेजर कर सकते हैं ये कब आएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है जी। रीनू जी बहुत बढ़िया, सही है। इसको शॉर्टकट में OBB बोलते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। इसका काम क्या था? प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम जरूरी सुविधाएं प्रदान करना, यानी प्राथमिक विद्यालय में जो न्यूनतम जरूरी भौतिक सुविधाएं वो सुनिश्चित करना। प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम भौतिक सुविधाएं, ठीक है, ये है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। सबको क्लियर हो गया जी? संसाधन, भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना। आइए कुछ अलग तरह के प्रश्न करते हैं हम लोग, ठीक है। अब प्रश्न का सेट हम लोग चेंज कर रहे हैं, प्लस का क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। देखिए आपको बता दें, ये वर्ग 3 में ऐसे क्वेश्चन बने थे वहां पे 2023 शिक्षक भर्ती में। ध्यान देखिएगा कि संगठनात्मक सामाजिकरण से क्या मतलब है। आपको याद था ना, समूह समुदाय करके अलग अलग आया था क्वेश्चन में, तो संगठनात्मक सामाजिकरण से क्या मतलब है? देखिएगा, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार के शिक्षण को संदर्भित करती है, जिसे लड़के और लड़की के लिंग के आधार पर उपयुक्त माना जाता है। ओके, यह वहां की प्रक्रिया है जो पूर्ण व्यवहार के स्वरूपों, प्रतिबिंबों को छोड़ने और नए लोगों के अनुभव के आधार पर परिवर्तनों को स्वीकार करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह वह प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व व्यवहार को वयस्कता में प्रभावित करती है, न कि किसी सहकर्मी समूह के पारिवारिक वातावरण में प्रभावित होती है। मतलब वयस्कता में प्रभावित होती है, कोई सहकर्मी समूह के पारिवारिक वातावरण में प्रभावित नहीं होती। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कर्मचारी अपने संगठन की भूमिका निभाने के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल को सीखता है। यह भी सरल प्रश्न है। अरे पूरा क्वेश्चन तो पढ़िए, जल्दी उत्तर भी। यह वहां की प्रक्रिया, हमने बोला संगठनात्मक सामाजिकरण, यहाँ जहां जिस जगह पे आप 2 या 2 से अधिक लोग हैं, लेकिन वहां संगठन के रूप में है, जहां संगठन के रूप में तो वहां सब मिलकर काम करते। पूरा क्वेश्चन तो पढ़िएगा, पढ़ा नहीं खटाखट उत्तर दे दिए। बी ऑप्शन, ये वहां की प्रक्रिया जो पूर्ण व्यवहार के स्वरूपों और प्रतिबिंबों को छोड़ने और नए लोगों के अनुभव के आधार पर परिवर्तनों को स्वीकार करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। मतलब संगठनात्मक सामाजिकरण मतलब क्या है कि जो आपके पास पहले कर जो नए लोगों के अनुभव आ रहे हैं, उसके आधार पर आप कोई भी परिवर्तन स्वीकार करना, ये आपका संगठनात्मक सामाजिकरण होगा। नहीं भाई, ऑप्शन डी, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कर्मचारी अपने संगठन की
भूमिका निभाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को सीखता है, इसको संगठनात्मक सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिकरण मतलब क्या, जहां दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो यहाँ संगठनात्मक सामाजिकरण में क्या हो जाएगा, आपस में क्या है, संगठन की भूमिका निभाएंगे, दैट इज संगठनात्मक सामाजिकरण। पूरा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, ठीक है मनीषा जी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे की सामाजिक परिपक्वता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। एक बच्चा सोशली मेच्योर हो गया है, तो ये किसका संकेत कर रहा है, लंबाई में तेजी से वृद्धि, ये बता रही सामाजिक परिपक्वता, या पेशी समन्वय सामाजिक परिपक्वता, पढ़ने और लिखने में सक्षम, या दूसरों की उपस्थिति के बारे में जागरूकता, बताइए। सोशल से एक क्वेश्चन बनते ही है, बहुत बढ़िया रामेश्वरी जी, वीरेंद्र जी, प्रिया जी, तनिषा जी, बेहतर। बाकी मोनी जी कहाँ है भाई, दिख नहीं रही हैं, गायब हैं। चलिए नामदेव जी भी हैं, जनक जी भी, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट बात है। देखिए सामाजिक परिपक्वता क्या है, एक कॉमन सी बात है, आप 10 लोगों के बीच में हैं, तो 10 लोगों के बीच में रह के आपको कैसे बिहेव करना है, अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तो उसका आप उत्तर कैसे देंगे, 4 लोगों के बीच में आप किस तरह रहेंगे, ये आपके अंदर सोशल मेच्योरिटी को बताता है, ठीक है। यानी कि दूसरों की उपस्थिति के बारे में जागरूकता, अगर जो आपके आसपास लोग हैं उनके प्रति अगर आप जागरूक हैं तो आपको कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है, ये आपको समझ होगी, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, बेहतर। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, संजना जी, दुर्गा जी, ओके। क्या है, बच्चों में बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास होता है, ओके। बालकों में सामाजिक परिपक्वता आने का संकेत क्या है, अब बताइए सामाजिक परिपक्वता आने का संकेत क्या है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया, लेकिन कितना बदल के बना दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम था लेकिन कैसे चेंज करके बना दिया भाई। वीरेंद्र जी आज इतनी गलती क्यों हो रही है आपसे, इतनी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, सेम है क्या, दूसरों की उपस्थिति के बारे में क्या होना, जागरूकता होना, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, जानवी जी, बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आइए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार कारक से प्रभावित होती है। किसी व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित होती है, व्यक्ति का शैक्षिक स्तर से, या पारिवारिक वातावरण से, या माता पिता के व्यवहार से, या परिवार के आकार से। कह रहे किसी व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता, हाँ अब इसमें क्या कह रहा है, मुख्य रूप से, इसमें बोल रहा है ना मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है, बताइएगा। 17 का बी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतर। क्लास को आप लोग एक बार जरूर लाइक करके शेयर भी करिएगा, कमलेश जी, बेहतर, मेरे प्यारे बाबा, सुनील जी, सीमा जी, नैना जी, क्या बात है, करेक्ट हो जाएगा। ये है क्या, पारिवारिक वातावरण, ऑप्शन बी, यानी किसी व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस कार्य से प्रभावित होती है, ये है पारिवारिक वातावरण, क्या हो जाएगा, पारिवारिक। क्योंकि देखिए व्यक्ति का शैक्षिक स्तर जो है, व्यवहार है, आकार, ये तो करता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या करेगा, पारिवारिक वातावरण, ठीक है। चलिए, क्योंकि सामाजिकता का प्रभाव कब हो जाता है, सामाजिकरण का प्रारंभ कब होता है, एक क्वेश्चन और है, बालक में, शिशु में सामाजिकरण का प्रारंभ कब होता है भाई, कब, फैमिली से, जन्म के बाद से, ठीक है, ओके, परिवार, जन्म से, यानी जन्म के बाद से, ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही, करेक्ट है, करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन हो गया जी। देखिए अब देखिए कुछ कथन और रीजन है, क्या है कथन, ये क्या कह रहा है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक सामाजिकरण सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यह शैशवावस्था बाल्यावस्था के दौरान होता है। कथन भी कह रहा है द्वितीयक सामाजिकरण तब होता है जब शिशु बाल्यावस्था में चला जाता है और परिपक्वता जारी रहती है। सही विकल्प का चुनाव करें, ए सत्य, बी असत्य, ए असत्य, बी सत्य, ए बी दोनों सत्य, ए बी दोनों असत्य, बताइएगा।
क्या बात है, बिल्कुल। प्राथमिक सामाजिक का सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण मतलब पहला तो वहीं से स्टार्ट होता है ना, और परिवार ही तो होता है। ये शैशवावस्था बाल्यावस्था के दौरान होता है, यहाँ शैशवावस्था लिख दिया, सही बात है। अब द्वितीयक सामाजिकरण तब होता है जब शिशु बाल्यावस्था में चला जाता है। अब बाल्यावस्था की जब हम लोग डेट की बात करते हैं तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होता है। अब 6 से 12 वर्ष है वो सबसे पहली बार जब बच्चा 3 साल हो जाता है लगभग तो पड़ोस में जाना स्टार्ट कर देता है, पड़ोस में गया द्वितीय सामाजिकरण, फिर विद्यालय गया द्वितीय सामाजिकरण, अलग अलग चीजें। तो दोनों ही बातें हमारी क्या हो जाएंगी, सत्य हो जाएंगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी राइट आंसर, बिल्कुल सपना जी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग लेट से ज्वाइन हुए हैं आपको बता दें यहाँ पे कि आज के जो क्वेश्चन थे अलग लिए गए हैं, और क्वेश्चन ऐसे थे हमने पहले बताया था, अपनी कॉपी में आज के क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मतलब क्या, उसमें जो हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का कारक नहीं है? परिवार, आस पड़ोस, अड़ोस पड़ोस, समकक्षी, सरकार। ठीक है, बताइएगा। जी डी ऑप्शन, बहुत बड़ी, रामविलास जी, सरकार, सरकारी सहायता, ठीक है, बिल्कुल। परिवार प्राथमिक कारक, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, सेकेंडरी कारक है, बट सरकार क्या है यहाँ पे, सामाजिकरण का कारक नहीं। सरकार कौन सी भाई, अब अलग अलग सरकार है, सरकार सामाजिकरण के कारक थोड़ी में आएगा। ठीक है जी, राधे राधे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की क्या है, 4 वर्ष का एक बच्चा परिवार के माध्यम से सामाजिकरण के कौशल सीख रहा है, हाँ तो ये प्राथमिक कारक है। वह किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया का अनुसरण कर रहा है, बताइएगा। प्राथमिक सामाजिकरण है, द्वितीयक सामाजिकरण, वयस्क सामाजिकरण, सामूहिक। सोचिए सोशलाइजेशन से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे प्रश्न तो आपको परेशान करते हैं। बहुत बढ़िया, जिस स्पीड से उत्तर दे रहे हैं। कल शाम 8 बजे आपकी क्लास होगी, आपको बता दिया गया, एक सरप्राइज क्लास के रूप में है, कल 8 बजे। ठीक है सभी जी, अन्नपूर्णा जी, अब सभी जी अन्नपूर्णा जी सब लोग सोच रहे होंगे क्लास हो ही जाए तो ही माने। ठीक है, कहने से क्या होता है, क्लास कल की डेट में मिल जाए, वो सरप्राइज वाली क्लास, तो फिर माने। ठीक है जी, शाम को मॉर्निंग में। जी स्वाति मैम, रीनू मैम, हाँ यूट्यूब में ही होगा, यूट्यूब में। हिंट नहीं देंगे, हिंट दे देंगे तो फिर आप लोगों के अंदर वो जो उत्साह रहेगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, आपको जिज्ञासु भी बनाना है ना हमको। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी रीनू मैम कह रही पूरा भरोसा है, बिल्कुल, जहां विश्वास होता है वही तो चीजें बनती है। ठीक है, आइए अगला है, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्था में जाना शुरू करते हैं। गलती मत करिएगा, हाँ मेरी ही क्लास होगी। ठीक है, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, क्या बात है, बहुत बढ़िया, तैयारी बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस ऐसे प्रश्न अगर आप अभी कूट में करा दे तो वो टाइम भी आप मैनेजमेंट करना सीख जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब अगर बात करें इन सब का, मुझे एज बता दीजिए आप, क्योंकि इन सब का एज हमने जितनी बार क्लास लिया, जितनी बार क्वेश्चन है उतनी बार हमने आपको बताया। जरा मुझे बताइए शैशवावस्था का एज क्या होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था का एज क्या होगा, माध्यमिक बाल्यावस्था का एज क्या होगा, किशोरावस्था का, फिर हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला हितेश जी से उत्तर आ गया, 0 से 2, और बाकी सब एक साथ बताते चलिए ना, 2 से 7, 0 से 2, पूरा बताइए पूरा। चलिए सैसो इन्फेंसी स्टेज क्या हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष। ओके आगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखिए अन्नपूर्णा जी, 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 18, सुपर, 2 से 6, 6 से 12, क्या बात है। ये रजनी जी आप लोग जीन पियाजे की अवस्था क्यों बता रहे हैं भाई, देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष होती है, माध्यमिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, यहाँ तक कि इसको उत्तर बाल्यावस्था भी बोल देते हैं कभी कभी, 6 से 12 वर्ष। ऐसे में ना आप ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 12 से 18 वर्ष, क्या बात है,
बहुत बढ़िया मनीषा जी, रेणुका जी बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग अच्छा कर रहे हैं भाई। ठीक है, आशा जी पूरा बोला करिए भाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा प्रश्न, क्या कह रहा है, सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिकरण का साधन है, प्राथमिक, निष्क्रिय, तृतीयक, सक्रिय। बताइए पुस्तकालय, ये भी पढ़ाया गया है। सामाजिकरण के दो कारक हैं, पहला तो सक्रिय, दूसरा निष्क्रिय। एक प्राथमिक कारक द्वितीय कारक पढ़ते ही तो है, वो तो हमारे सक्रिय के टाइप में चले जाते हैं। बट ऐसे नॉर्मली मूल रूप से सामाजिकरण के दो कारक होते हैं, एक सक्रिय यानी वो कारक जो जीव से आपको मिले, यानी किसी जीव से आपका सामाजिकरण हो, और निष्क्रिय कारक किसी निर्जीव चीज से अगर आपका सामाजिकरण हो। खटाखट आंसर करते चलिएगा आप लोग। 22 का डी सक्रिय। सार्वजनिक पुस्तकालय, क्या पुस्तकालय खाना खाता है क्या भाई? क्या पुस्तकालय पानी पीता है क्या? क्या पुस्तकालय में जीव होता है क्या? सक्रिय ऑप्शन दे रहे हैं। अन्नपूर्णा जी डी, सार्वजनिक पुस्तकालय, पुस्तकालय है ये पुस्तकालय जहां किताबें होती हैं और किताबों के द्वारा आपका सामाजिकरण होता है। वहां पे आप किताबें पढ़ते हैं, उसके द्वारा आपका सामाजिकरण होता है। तो किताब सजीव है या निर्जीव है? किताब सजीव है या निर्जीव? अगर अगर आप कह रहे हैं सजीव है तो सक्रिय होगा। अगर कह रहे अगर आप कह रहे सजीव तो सक्रिय होगा, अगर आप कह रहे निर्जीव है तो निष्क्रिय होगा। ऑप्शन बी। ठीक है, पुस्तकालय, ये बार क्वेश्चन आ चुका, टेट में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टेट में पूछ चुका है। ठीक है, बी लगा लेकिन डी लगा दी। अच्छा, तभी हमने बोला कैसे। जी, जितने जीव है, परिवार, समुदाय, व्यक्ति, स्कूल, सब हमारे किस में जाएंगे? सब सक्रिय में जाएंगे। जैसे अब सक्रिय में क्या हो गया? परिवार हो गया, विद्यालय है, हमारे माता पिता हैं, शिक्षक हैं, मित्रगण हैं जो आपको भयंकर प्रभावित करते हैं, ये सब लोग हमारे सक्रिय में जाएंगे। निष्क्रिय में निर्जीव चीज आएगी जिससे आपका सामाजिकरण होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक परिपक्वता का क्या अर्थ है? बालक का फल की भांति पक जाना, बालक में विवेक का विकास होना, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। बताइए, सबसे पहला आंसर यहाँ पे कविता जी ने दिया है, और कविता जी बहुत एक्टिव रहती है हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक से रिलेटेड। बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए। मेरे बोलने के लहजे पे मत जाइएगा, हमने अच्छे से तो डी को बता दिया तो लग रहा होगा कि हाँ डी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जो दिखता है वो होता नहीं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ठीक है, बता दे चलिएगा। बिल्कुल, सामाजिक परिपक्वता, देखिए परिपक्वता की बात करें, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी होती है। किसी चीज में आप कितनी समझ रखते हैं, वो अगर समाज के बारे में आप जितनी समझ रखते हैं, वो समाज के प्रति जितनी जागरूकता है, दैट इज सामाजिक परिपक्वता। मानसिक मस्तिष्क के प्रति जितनी जागरूकता, मानसिक परिपक्वता हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना, सामाजिक परिपक्वता फल की भांति पकना, विवेक का विकास नहीं, बालक में सामाजिक कुशलता का विकास होना। जितने सोशल स्किल हैं वो अगर बच्चे में डेवलप हो रहे हैं, दैट मीन वो बच्चा सोशली मेच्योर हो रहा है। लेकिन प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार प्रदर्शन करना, बाकी अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके सामने आप सामाजिक व्यवहार संतुलित सामाजिक व्यवहार नहीं मतलब प्रस्तुत करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को? समझ में आई तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए भाई। ठीक है, दिव्या जी काफी दिन बाद। ओके, तो यहाँ पे आज हमने कुल 23 प्रश्न लिए थे। आज हमने कुल 23 प्रश्न लिए थे जो कि आपके एग्जाम के लिए है। बाकी अगर आप इस पे लेक्चर लेना चाहते हैं, अगर आप प्री बीएड प्री डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, आपके कितने नंबर बने वो भी बता दीजिएगा। अगर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप प्री बीएड, ठीक है, और साथ में अगर प्री डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्लासेस लाइव चल रही हैं, लाइव पूरा, और साथ में आपको रिकॉर्डेड, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिल जाएगा। और अगर ध्यान रखिएगा,
अगर आप प्री डिलेट से जुड़ते हैं आज की डेट में, ठीक है, तो आपकी जो फीस है वो 50% ऑफ पे कर दी गई है। करंट में आपकी जो फीस लगेगी वो आधी लगेगी। अगर आप प्री डिलेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र आपको बता दे सीधा सीधा 1026 में आप प्री डिलेट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जो हमने बताया, जो लोग लेट से जुड़े हैं, स्टार्टिंग में आज बहुत सारे हमने कह सकते हैं कि फॉर्मूलाज या हम कह सकते हैं फुल फॉर्म बताए हैं, उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज जब बताया जाता है उसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, सभी को जय श्री श्याम, गुड नाइट। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।